नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। आ गया एक नया वीडियो लेके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि सभी ठीक है, सबके फैमिली मेंबर्स ठीक है। गुड। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यह चैप्टर है क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हाँ, इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, तो उसका भी 4 वीडियो हमने अपलोड किया। जिन्होंने भी नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके चेक कर लो। ठीक है, ओके। आज स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर क्लास होगा। ठीक है, और इसमें हम ओवरव्यू जानेंगे क्या क्या है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर का भी पार्ट पार्ट में वीडियो आएगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट में वीडियो आएगा, तो जुड़े रहो वीडियो के साथ। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक में आने से पहले हम ये वाला वर्ड जान लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि ग्रुपिंग समथिंग बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैंने इसी क्लासरूम में से एक बच्चे को बोला कि जाओ जाके तुम्हारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको कुछ ग्रुप में भाग करो। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक ग्रुप बना सकता है जहां पे सब मेल होगा, और एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पे सब फीमेल होगा। ऐसे एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं कि जिन लोगों का हाइट सेम है उन सबको एक ग्रुप में डाल सकता है। ठीक है, उन लोगों को एक ग्रुप में डाल सकता है, तो ऐसे भी ग्रुप बना सकते हैं। या फिर जिन सबका एज सेम है उन सबको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना? ओके, तो यहाँ पे देखो उस बच्चे ने क्या किया, कुछ क्राइटेरिया यूज किया या फिर कुछ कैरेक्टर यूज किया, जिसके मदद से उसने क्लासिफाई किया या फिर ग्रुप बनाया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जब कोई भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तब हमको कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया वी क्लासिफाई समथिंग। क्लियर हुआ? ओके, इसी तरह से हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ में है उन सबको कुछ ग्रुप में भाग करना, यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए, और वो सब क्राइटेरिया क्या है वो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में जानते जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो, ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का कोशिश करते आ रहे हैं, बहुत पहले से ही। ठीक है, नॉट ओनली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देखो ह्यूमन बीइंग का एक इंस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है। मतलब वो क्या है कि अगर कोई चीज ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ है, उसको अगर हम ग्रुप करेंगे, अरेंज करेंगे, तब हमें समझने में आसानी होगी, है ना? तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग हमेशा ट्राई करता है कि कोई भी चीज को क्लासिफाई किया जाए, ग्रुप बनाया जाए, ताकि उसको समझने में आसान हो। ठीक है, तो इसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत समय पहले से होता आ रहा है। कैसे? तो देखो कि सपोज यहाँ पे एक फील्ड है, फील्ड में बहुत सारा काऊ है, बहुत सारा डॉग है, बहुत सारा गोट है, और साथ में हॉर्सेस भी है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इंसान, हाँ, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं चाहिए। ठीक है, जनरली अगर उस फील्ड में जाते हैं और जाके इन सबको 4 ग्रुप में भाग कर सकते हैं। कैसे? कि जो सिमिलर दिखेंगे उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे, है ना? तो काऊ का जितना है सब सिमिलर दिखेंगे तो उन सबको एक ग्रुप में, काऊ का ग्रुप, फिर डॉग का ग्रुप, फिर गोट का ग्रुप, फिर हॉर्सेस का ग्रुप। हो गया? ओके, तो ऐसे जो ग्रुप बनाया, ये एकदम बेसिक है। ये हम शेप, साइज, वो कैसा दिखता है वो देख के हमने ग्रुप बना लिया।
ठीक है। इस तरह के क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस में करते हैं। मॉर्फोलॉजी मींस, अभी मॉर्फोलॉजी मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर शेप है। सपोज मेरा मॉर्फोलॉजी बोला जाए तो मेरा आउटर शेप कैसा है, साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वही है मेरा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत पहले से ही लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया उस समय यूज किया करता था वो बहुत सिंपल हुआ करता था। कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया या फिर साइंटिफिक बेसिस उस समय यूज नहीं किया करता था, ठीक है। लेकिन यहां पे आया एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने सोचा क्यों ना हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा साइंटिफिक तरीकों से करें, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप साइंटिफिक या फिर डीप साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीकों से क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया, ठीक है। कैसे किया, चलो देखते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ में है, एरिस्टोटल ने उन सबको दो भाग में भाग किया। एक भाग का नाम दिया प्लांट्स, दूसरे को एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स तो देखते ही समझ में आते हैं ये प्लांट्स है, और एनिमल्स देखते ही समझ में आते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ग्रुप को उसने और तीन भाग में भाग किया। कैसे, कि जो सबसे छोटे छोटे हैं, ठीक है, ग्रास लाइक, उन सबको एक ग्रुप बना दिया और नाम दे दिया हार्ब्स, ठीक है। फिर उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, उन सबको एक ग्रुप बना दिया, नाम दे दिया श्राफ्स। और जितने भी टॉल प्लांट है, वुडी प्लांट है, ठीक है, उन सबको एक ग्रुप में बना दिया, क्या नाम दे दिया, ट्रीज, ठीक है। तो ऐसे तीन ग्रुप उसने बनाया प्लांट का। उसके बाद एनिमल को भी उसने दो ग्रुप में भाग किया। एक ग्रुप का नाम दे दिया रेड ब्लड। अभी रेड ब्लड में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, जिन सब ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रेड कलर के ब्लड थे, ठीक है, उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया और नाम दिया उस ग्रुप का रेड ब्लड को। और एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को नाम दिया नो रेड ब्लड। अभी नो रेड ब्लड में जिन सब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रेड ब्लड का कलर रेड नहीं है, उन सबको उस ग्रुप में डाल दिया। एक बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन थोड़ा बहुत साइंटिफिक यहाँ पे क्राइटेरिया यूज किया गया। और ही वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ओके ओके, एरिस्टोटल का काम हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे समय बीतता गया, समय बीतता गया, बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ। एरिस्टोटल ने जो करके गया था वो तो है, लेकिन बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। वो लोग भी सोचने लगे क्यों ना हम थोड़ा और मॉडर्न या फिर और थोड़ा क्राइटेरिया, साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज करके क्लासिफिकेशन करें, ठीक है। इसीलिए लिनियस ने क्या किया, उसने भी ट्राई किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का। इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, ठीक है, जिसके हिसाब से उसने सभी ऑर्गेनिज्म को दो भाग में भाग किया और दो किंगडम में भाग किया, ठीक है। एक किंगडम का नाम दिया उसने एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी, ठीक है। दो ग्रुप में भाग किया। तो ऐसे लिनियस ने दो ग्रुप में भाग किया, लेकिन इसने साइंटिफिक क्राइटेरिया कुछ यूज किया, एरिस्टोटल से ज्यादा तो यूज किया, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारा कमी थी। मतलब अभी के क्लासिफिकेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारा कमी थी। क्या क्या था, उसने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहीं कहीं पे एक ग्रुप में प्लेस कर दिया, जो कि अभी के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो हम डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद, वहां पे ये नहीं किया जाता। यूनिसेलुलर के लिए डिफरेंट ग्रुप, मल्टी सेलुलर के लिए डिफरेंट ग्रुप, ओके, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहीं कहीं पे एक साथ रख दिया, ठीक है, ये भी एक गलती थी। फिर क्या किया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी कहीं कहीं पे एक ग्रुप में रख दिया। तो ये कुछ कमियां थी उसमें, ठीक है। फिर लिनियस का हो गया। उसके बाद अर्नस्ट हक्केल, इसने भी ट्राई किया और इसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से उसने तीन किंगडम बनाया, एक है एनिमेलिया, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है। यहाँ पे उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर हार्वर्ड कोपलेट, इसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया,
ठीक है, देखो समय बीतता जा रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक डिस्कवरी होता जा रहा है, बहुत सारा वो माइक्रोस्कोप हो या फिर और इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम बहुत डीप में ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पा रहे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी चेंज होता गया, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला है एनिमलिया, दूसरा प्लांटी, तीसरा प्रोटिस्टा, और यहाँ पे उसने और एक जोड़ दिया, वो है मोनेरा। मोनेरा में उसने बैक्टीरियास को डाल दिया, सभी बैक्टीरियास को मोनेरा में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो समय के साथ साथ चेंज होता गया, और ऐसे चेंज होते 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 हमें मिला ए वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम, RH व्हाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि अब के समय में सबसे एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, और सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम इसे माना जाता है, अभी भी हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, साल था 1969, तो RH व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ओके, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में और एक नया किंगडम हम लोगों को मिल गया, कौन सा, ये देखो फंजाई, फंजाई वाला किंगडम हमारे पास आ गया। क्या क्या हो गया तो फिर हमारे पास किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, 5 किंगडम हमें मिल गया। अभी पहले जितने भी फंजाई थे, मतलब मशरूम लाइक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये हम डिस्कस करेंगे, उन सबको प्लांटी में प्लेस किया जाता था, लेकिन अभी उन सबको एक अलग ग्रुप दे दिया गया और नाम दिया गया फंजाई, ठीक है, 5 किंगडम हो गया। अभी इसने क्राइटेरिया क्या क्या यूज किया था, बेसिक क्राइटेरिया जो इसने यूज किया था वो हम देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये सब हम डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर एक किंगडम एक सिस्टम है जिसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, वो किसने दिया था, उसने, साइंटिस्ट का नाम ही उस है, ठीक है, उसने नहीं, उस साइंटिस्ट ने दिया था। एक है यूबैक्टीरिया, दूसरा आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 6 किंगडम, ठीक है। मोनेरा को उसने 2 भाग में भाग कर दिया और ऐसे हमें 6 किंगडम मिल गया। और एक है 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। इस 3 डोमेन सिस्टम, ये 3 डोमेन सिस्टम भी उसने ही दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया, और ये भाग कैसे किया गया, बेस्ड ऑन डीएनए एंड प्रोटीन एनालिसिस, ठीक है, बहुत मोलिकुलर लेवल में एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये 3 डोमेन सिस्टम हमें मिला, ठीक है। तो इसके बारे में तुम लोगों को डिटेल्स में हायर क्लासेस में मिलेंगे, अब के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो क्राइटेरिया व्हाइटेकर ने यूज किया था उन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्या क्या क्राइटेरिया लिया, पहला है सेल टाइप। विद सेल टाइप क्या है, देखो सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरिया सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक है प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या क्या है, जिन सब सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं उन सबको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर कोई कवरिंग नहीं होता है, दैट मीन्स सेल के न्यूक्लियस में क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता रहता है, ठीक है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। ओके, साथ में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, उसके बाहर भी कोई कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ कैरेक्टर। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड, और उस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, ठीक है। और साथ में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स में भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं,
जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मेम्ब्रेन होते हैं, क्या क्या मेम्ब्रेन होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से उसने कैसे भाग किया था व्हाइटेकर ने, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक टाइप। फिर प्रोटिस्टा में जितने भी है सबका सेल टाइप यूकैरियोटिक है। फिर फांजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक एंड एनिमिलिया में यूकैरियोटिक। हो गया, ओके। अभी है सेल वॉल। सेल वॉल बोले तो सेल का बाहर का एक वॉल, ठीक है। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट भी होते हैं। और साथ में ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो हम देखते हैं। तो पहले है मोनेरा। मोनेरा में जो सेल होते हैं उनमें जो सेल वॉल होते हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेलुलोज रहते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। मोनेरा में जो सेल है उसमें नहीं रहते हैं, ओके। तो ये किससे बनता है, मोनेरा में जो सेल है उसका सेल वॉल बनते हैं पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड, ठीक है। और ये है नॉन सेलुलोसिक, इसमें सेलुलोज नहीं होता है। हो गया, ओके। फिर आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में तुम्हें सेल वॉल दिखेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल में सेल वॉल दिखेंगे और बाकियों में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है। एक सेल से बना हुआ है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और खास करके मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी बैक्टीरियास लाइक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियास, ठीक है, वो है मोनेरा में। फिर प्रोटिस्टा में है जो ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक टाइप का है लेकिन यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक सेल का है, ओके। अभी आते हैं फंजाई में। फंजाई में जो सेल वॉल होते हैं उसमें काइटिन प्रेजेंट होता है, काइटिन, काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड, ओके। फिर प्लांटी में जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बनता है, सेलुलोज, सेलुलोज इज ऑल्सो ए पॉलीसैकेराइड। एंड एनिमिलिया ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिज्म है और उसमें जो सेल है उस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट, ओके, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में सब में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो यहाँ पे देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरियास, ठीक है। एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सेल के अंदर ही उसका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ हो रहा है, ओके। तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसे हम सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल मिल मिल के क्या बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ सिमिलर टाइप के सेल मिलके बनते हैं टिश्यू, ठीक है। फिर टिश्यू मिल मिल के बनते हैं ऑर्गेन्स, ठीक है, ऑर्गेन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, सॉरी, ऑर्गेन्स। फिर ऑर्गेन मिल मिल के बनते हैं ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। ये जो ऑर्गेन सिस्टम है ये हम हायर क्लासेस के इंडिविजुअल में ही देखते हैं, हायर क्लासेस के ऑर्गेनिज्म में ही देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग्स, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हायरार्की है, एकदम सेलुलर लेवल से लेके मल्टी सेलुलर, फिर डायरेक्ट जाके यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कौन से ग्रुप में किस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है ये हम देखते हैं, चलो। मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं सब सेलुलर, मतलब एक सेल से ही बनता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल से ही बनता है लेकिन सेल होगा यूकैरियोटिक टाइप, ठीक है, लेकिन सेल जो होगा वो होगा यूकैरियोटिक टाइप। फिर मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू लेवल, ये है फंजाई में, ठीक है। फिर प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गेन लेवल तक मिलता है, ठीक है। और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। क्लियर हुआ, ओके। अभी देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोले तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे अपना
न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं, देखते हैं। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली दो टाइप के हो सकते हैं। एक है हेटेरोट्रोपिक मोड, ठीक है, दूसरा है ऑटोट्रोपिक मोड। हेटेरोट्रोपिक मोड बोले तो देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने अंदर लेके। जैसे कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, वो सनलाइट के मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मदद से वो ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर अपना न्यूट्रिशन खुद से बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स खाते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं वो है ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं वो है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या क्या, चलो देखते हैं। हेटेरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ठीक है। और ऑटोट्रोपिक में भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक, केमो ऑटोट्रोपिक, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अभी सेप्रोफाइटिक मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स डेड या डिकम्पोज्ड मैटर में रहते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, और उसी केमिकल से वो बाहर का जो डेड एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है। मतलब बॉडी के बाहर ही वो डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्ट होने के बाद वो ऑर्गेनिज्म अपना अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो वो सब ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही है, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। फिर पैरासाइटिक मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे डिपेंडेंट है, वहां से उसका जितना खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब लेगा, साथ में उसी ऑर्गेनिज्म को, जहां से उसने सब कुछ लिया, उसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा या फिर उसी ऑर्गेनिज्म को डिजेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि उसका खुद का जो जरूरी का चीज है वो भी ले रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, उसको बीमार भी बना रहा है। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये भी हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है, ठीक है। फिर ऑटोट्रोपिक में फोटो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, या फिर फोटोसिंथेटिक बोल सकते हो, या फिर केमो ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब जो सनलाइट के मदद से अपना न्यूट्रिशन अपने बॉडी के अंदर खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के मदद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और केमो ऑटोट्रोपिक मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपने बाहर के एनवायरमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेंगे और अपने अंदर न्यूट्रिशन बनाएंगे, ठीक है। ओके, हो गया। अभी देखो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंट ग्रुप्स में भाग किया हुआ है कि कौन से ग्रुप में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ओके, मोनेरा में ऑटोट्रोपिक, ठीक है, और हेटेरोट्रोपिक दोनों मिलते हैं। और ऑटोट्रोपिक में भी केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रोपिक में पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, इन सभी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक होगा वो, एंड हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। फिर फांजाई में हेटेरोट्रोपिक, और वो भी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक टाइप का, ठीक है। फिर प्लांटी में ऑटोट्रोपिक, ठीक है, और वो भी फोटोसिंथेटिक टाइप वाला ऑटोट्रोपिक, ठीक है। यहाँ पे एनिमिलिया में हेटेरोट्रोपिक, और हेटेरोट्रोपिक में यहाँ पे दो टाइप के लिखा, होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक, ठीक है। ये होलोजोइक मैंने नहीं बोला। होलोजोइक मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा है कि
कुछ ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा निगल जाते हैं और उसके बाद उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करने के बाद उससे उसका न्यूट्रिशन लेता है। ये है होलोजोइक टाइप के। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन हम एनिमिलिया में देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया आर.एच. व्हाइटेकर ने यूज किया था। ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। Some loopholes in earlier classification system that influence new classification system. Okay, loopholes means कुछ गलती पहले थी, मैंने बोला ना कुछ गलती पहले थी, तो वो सब गलती निकालने के बाद हम लोगों को नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला। ठीक है, ओके। क्या क्या गलती थी अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में? Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. क्यों एक साथ प्लेस किया सबको? क्योंकि उन सब में सेल वॉल था। ठीक है, सब कुछ ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म सब कुछ एक ग्रुप, प्लांट ग्रुप में रख दिया, प्लांटी में। ठीक है, लेकिन अभी बैक्टीरिया को मोनेरा ग्रुप दे दिया, फंजाई को फंजाई दे दिया। ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को प्लांट में रख दिया। तो ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स अभी बनाया, लेकिन अर्लियर ये नहीं था। अर्लियर इन सबको प्लांट ग्रुप में रख दिया। किस लिए रखा? उन लोगों ने बोला कि इन सब के सेल में क्या है, सेल वॉल है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। ठीक है, ओके। वो एक गलती थी अर्लियर सिस्टम में। फिर इट बॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद द अदर ग्रुप व्हिच वर यूकैरियोटिक। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को कुछ यूकैरियोटिक ग्रुप के साथ रख दिया। ठीक है, तो ये भी एक गलती थी। फिर इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर वंस। से फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अर्लियर सिस्टम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में उतना ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं किया गया था। तो कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में ही रख दिया गया था। ठीक है, ओके। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। यहाँ पे देखो दो पिक्चर दिया हुआ है। क्लेमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर और ये है मल्टीसेलुलर स्पाइरोगैरा। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया गया था अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, ओके। The classification does not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their cell wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ fungi and autotrophic green plants को उसने डिस्टिंक्शन नहीं किया था पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, ओके। When such characteristics were considered, जब इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाला कैरेक्टरिस्टिक, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला कैरेक्टरिस्टिक, सेल वॉल वाला क्राइटेरिया, ये सब जब कंसीडर किया गया, इन सबको जब इंक्लूड किया गया, तब क्या हुआ कि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें मिले। देखो, एक फंजाई वाला ग्रुप हमें मिला ये सब कंसीडर करने के बाद। ठीक है, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने कहाँ डाल दिया? किंगडम मोनेरा में डाल दिया। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया, प्रोटिस्टा वाला किंगडम मिल गया। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामीशियम एंड एमीबा। अभी किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास को डाल दिया, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड एमीबा, इन सबको डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे हमको अर्लियर क्लासिफिकेशन से इंप्रूवमेंट करते 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 क्या हुआ, अभी के क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मिला। ओके, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐसा था, फिर हमें ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम लाना पड़ा? पहले क्यों नहीं हुआ? देखो, मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि समय के साथ साथ साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगा और बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज भी साइंटिस्ट के पास आने लगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होता गया और समय के साथ साथ जितना भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ, नए नए क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया जोड़ते गए, हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी चेंज होता गया। ठीक है, सो ऐसा चेंज फ्यूचर में भी होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया और भी आएंगे। हम मोलिकुलर लेवल में अभी स्टडी कर रहे हैं, डीएनए
प्रोटीन, इन सब का स्टडी कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, नया नया क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा इन फ्यूचर भी होता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो आज के नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा का, किंगडम प्रोटिस्टा का एंड किंगडम फंजाई का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के ये सब रिवीजन करते रहना। ठीक है, जय हिंद।